हेलो एवरीवन। आज है 4 जनवरी 2023 एंड आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ। एंड हियर इट्स बहुत ही ठंड का मौसम है और साथ में पढ़ाई भी करता रहना है हमें। एंड तो कल मैं ये टॉपिक मिस कर दिया था, ये फर्स्ट न्यूज़। इसे मैं दोबारा कवर करूँगा। हाँ, एक्चुअली कल कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना कोई समय को वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूज़ है SBI, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक कंटिन्यू टू रिमेन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स अकॉर्डिंग टू आरबीआई। तो आरबीआई को बेसिकली जो है हमेशा डिस्क्लोज करना पड़ता है। हाँ, नेम सारे जो बैंक्स जो डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनके अकॉर्डिंग। हाँ, और मतलब हर साल करना होता है। तो फिर इस बार भी उन्होंने बताया कि हाँ, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये तीन बैंक जो है डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि DSIB, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो ये इसका मतलब क्या है, एक सिंगल फ्रेज में बोल सकते हैं, टू बिग टू फेल। हाँ, ये बैंक्स बहुत बड़ा होता है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये फेल नहीं होगा। हालांकि ये हमने देखा 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में किस तरह से लेमन ब्रदर्स फेल हो गया। तो उस समय भी कंसिडर किया जाता था टू बिग टू फेल। लेकिन उसके बाद जो है बेसल 3 नॉर्म्स आए और काफ़ी स्ट्रिंजेंट मेजर्स आए। तो बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जिससे कि बैंक फेल ना हो, बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 9% जो है कैपिटल कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मेंटेन करना पड़ता है सारे बैंक्स को। रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है। तो ये कैपिटल क्या है, 9% जो है, बेसिकली 9% ऑफ ये कैपिटल जो है, टायर 1 और टायर 2 कैपिटल, दो दो होता है, दो हिस्सा है इसका। हाँ, टायर 1 कैपिटल एंड टायर 2 कैपिटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स, एसेट्स मतलब क्या होता है, बैंक के लिए एसेट्स होता है जो भी चीज बैंक को पैसे कमा कर देती है। तो बैंक को पैसा कौन कमा के देता है, लोन्स। बैंक लोन देता है, तो बहुत तरीका का लोन होता है। हाँ, बैंक बहुत सारे तरीका को कॉर्पोरेट लोन देता है, कंपनीज को कॉर्पोरेट लोन दे रहा है, ठीक है। फिर हाउसिंग लोन हो गया, रिटेल लोन में हाउसिंग लोन आ गया, एजुकेशन लोन आ गया। हाँ, एजुकेशन लोन आ गया, फिर व्हीकल लोन हो गया, बहुत तरीका का लोन देता है बैंक्स। तो ये एसेट्स है, ये सारे व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कॉर्पोरेट लोन, ये सब एसेट्स है। और रिस्क वेटेड एसेट्स, तो इस सारे लोन्स को कुछ वेट प्रोवाइड किया जाता है, वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि व्हीकल लोन को मान लीजिए 50% वेट दिया गया है। हाँ, एजुकेशन लोन को वेट दिया गया, मान लीजिए 20%। कॉर्पोरेट जो अनरेटेड कंपनीज है उनको अगर बैंक लोन देता है तो वो 100% रिस्क वेट कंसिडर किया जाता है। हाँ, हाउसिंग लोन को मान लीजिए 40% रिस्क वेट। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो जितना अमाउंट ऑफ लोन है, जितना अमाउंट ऑफ व्हीकल लोन बैंक्स ने दिया, किसी एक बैंक ने मान लीजिए दिया है, इनटू वो रिस्क, इनटू जो उसका रिस्क वेट होगा, प्लस ये वाला लोन इनटू रिस्क वेट, इस तरह से रिस्क वेटेड एसेट्स कैलकुलेट होता है। ये डिनोमिनेटर इस तरह से कैलकुलेट होता है। अब इसका जो है 9% ले लीजिए। हाँ, 9% इंटू रिस्क वेटेड एसेट्स, उस साइड अगर हम रिस्क वेटेड एसेट्स को ले जाएंगे, इज इक्वल टू टायर 1 प्लस टायर 2 कैपिटल। टायर 1 प्लस टायर 2 कैपिटल, ये इस तरह से स्ट्रक्चर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू बेसल नॉर्म। मतलब ये सारे बैंकों को फॉलो करना पड़ता है आरबीआई के अकॉर्डिंग। तो ये 9% ऑफ द, ये रिस्क वेटेड एसेट्स हमने देख लिया कैसे कैलकुलेट होता है। 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट इज इक्वल टू टायर 1 प्लस टायर 2 कैपिटल बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है। जिसमें कि टायर 1 कैपिटल जो है 7% होता है, टायर 2 कैपिटल का वेट 2% होता है। तो 7% प्लस 2% इज इक्वल टू 9%। टायर 1 कैपिटल में आता क्या है, ये हमें जानना जरूरी है कि टायर 1 कैपिटल होता क्या है। तो अगर हम देखें, टायर 1 कैपिटल जो 7% मेंटेन करना पड़ता है, इसमें बेसिकली इसे कोर कैपिटल बोलते हैं। ये कोर कैपिटल है बैंक का। मतलब बैंक जो अपना पैसा जो लगाता है कैपिटल, जिससे जैसे कि पेड अप कैपिटल, अपना जो शेयर्स लॉन्च करके बैंक पैसे लाता है, इक्विटी शेयर्स। हाँ, जैसे कि बैंक से में, पब्लिक सेक्टर बैंक से मोर देन 51% शेयर्स गवर्नमेंट का होता है। तो 51% जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो दिस इज द पेड अप कैपिटल। हाँ, कोर कैपिटल टायर 1 कैपिटल का पार्ट है। पेड अप कैपिटल हो गया। फिर कुछ डिस्क्लोज रिजर्व्स होता है, रिटेन्ड अर्निंग, मतलब कि बैंक जो प्रॉफिट कमाती है। हाँ, रिटेन्ड अर्निंग हो गया, जनरल रिजर्व्स हो गया, लीगल रिजर्व्स हो गया। हाँ, ये सब आते हैं टायर 1 कैपिटल में। टायर 2 कैपिटल में क्या आता है, अनडिस्क्लोज रिजर्व्स, जो अनडिस्क्लोज रिजर्व्स है, जैसे कि कुछ प्रोविजंस कर रखा हो बैंक्स ने किसी लॉस को लेकर के प्रोविजन कर रखा है। हाँ, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आता है टायर 2 कैपिटल में। मतलब कि कोई कोई रिजर्व है, उसको उसका वैल्यू ओवर टाइम जो है इंक्रीज कर गया, अप्रिशिएट कर गया, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में आता है। फिर सबऑर्डिनेट टर्म डेप्थ हो गया, जो बैंक्स जो है टर्म डेप्थ लिया है, मगर वो उसको सबऑर्डिनेट प्रेफरेंस मिलता है पेमेंट के समय।
हाँ, सेकंड प्रेफरेंस दिया जाता है। तो दिस कम्स अंडर टायर टू कैपिटल। तो इस तरह से ये हो गया मेजर डिफरेंस बिटवीन टायर वन कैपिटल और टायर टू कैपिटल। अब बैंक्स को जो है ये 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स टायर वन और टायर टू के फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज देखें तो ये 9% जो है, अगर हम लोग इसका ब्रेकअप करेंगे 9%, ये 9% कैसे कैलकुलेट होता है 9%। तो पहले आ गया मिनिमम, हाँ, कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल, हाँ, टायर वन T1, ये बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है 5.5%। ठीक है। प्लस एडिशनल टायर वन आता है, एडिशनल टायर वन ये मेंटेन करना पड़ता है बैंक्स को 1.5%। तो ये कितना आ गया 7%, राइट। और इसमें जो है फिर टायर टू कैपिटल कितना हमने बोला 2% है, तो टायर टू हो गया 2%। हाँ, तो 7% प्लस 2% इज इक्वल टू 9% आ गया। नहीं? तो दिस इज हाउ 9% कम्स, कि ये 7% है जिसमें कि 5.5% है कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल, ये जो पेड अप कैपिटल है कॉमन इक्विटी, ये हो गया 5.5%, और एडिशनल टायर वन कैपिटल हो गया 1.5%। ये तो 7% आ जाएगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। ओके। अब देखिए इसमें जो है 9% तो है, प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज जो कि आरबीआई ने फिक्स किया अराउंड 2.5%। तो टोटल कैपिटल जो बैंक्स को मेंटेन करना होता है वो दैट इज 11.5%। बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है और सारे पूरे वर्ल्ड में इट इज 8%, लेकिन आरबीआई इसे 9% पे रखा है ताकि थोड़ा ज़्यादा सेफ हो। तो बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इट इज 9%, और फिर कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना है 2.5%। तो एग्रीगेट कितना हो गया 11.5% बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। अब जो है आरबीआई जो है डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का जो फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग आरबीआई को बताना पड़ता है कि इंडिया में कितने सारे डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स है, और उसे आरबीआई जो है बकेट में प्लेस करता है कि ये कौन से बकेट में ये बैंक फॉल करता है। जैसे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक है वो बकेट वन में फॉल करता है। ठीक है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, इसे आरबीआई जो है बकेट वन में रखता है, और जो एसबीआई है उसे बकेट थ्री में रखता है। बकेट टू में एक भी बैंक नहीं है, बकेट फोर में अभी एक भी बैंक नहीं है। तो टोटल 3 इंपॉर्टेंट बैंक्स है। डीएसबीआई डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स 3 है, दैट इज पहला आईसीआईसीआई एचडीएफसी ये आता है बकेट वन में, और एसबीआई बकेट थ्री में। ये बकेट में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हम लोग बोले हैं कि दीज बैंक्स आर टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल मतलब कि ये कभी डूबेगा नहीं। डूबने क्यों नहीं डूबेगा, क्योंकि ये बैंक्स जो है कैपिटल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल मेंटेन करता है, इसलिए ये बैंक कह सकते हैं कि डूबेगा नहीं। और ये कैपिटल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बैंक है, तो आरबीआई जो है इनसे ज्यादा ही कैपिटल और मेंटेन करवाता है ओवर एंड एबव ये जो कैपिटल 9% का है, ओवर एंड एबव ये टायर वन कैपिटल जो 7% है, इससे ज्यादा मेंटेन करना होता है। एडिशनल जो कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल अगर हम बात करें, एडिशनल टायर वन कैपिटल ये जो है जैसे अगर बकेट फोर में लाई करता है तो 0.80% ज्यादा प्लस एडिशनल मेंटेन करना होता है। जो बकेट वन में है इसको 0.20 एडिशनल टायर वन कैपिटल रखना होता है। जो बकेट टू में फॉल करता है 0.40% एडिशनल टायर वन कैपिटल मेंटेन करना होता है। बकेट थ्री में है उसको 0.60% एडिशन में मेंटेन करना होता है। तो एसबीआई फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, उसे 0.60% एडिशनल कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है सिंस अप्रैल 2019 का ये नॉर्म है। और आईसीआईसीआई एचडीएफसी को 0.20 एडिशनल टायर वन कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है। तो समझ गए, जैसे मैं बोल रहा हूँ टायर वन कैपिटल, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हम ये वाले कैपिटल का बात कर रहे हैं 7% वाला, जिसमें कि कोर कैपिटल जिसे कहते हैं वो टायर वन कैपिटल है। और फिर अगर हम टायर टू बोलते हैं तो ये वाला कैपिटल जो 2% है, जिसमें कि अनडिस्क्लोज रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, हाँ, सबऑर्डिनेट टर्म डेब्ट्स, ये सब आता है। तो दिस वाज ऑल स्टोरी अबाउट। तो मैं ये सारा स्टोरी इसलिए बता रहा था ताकि आपको कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाए कि टायर वन कैपिटल क्या है, टायर टू कैपिटल क्या है, रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है, बेसल नॉर्म्स क्या है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के इंपॉर्टेंट टू बिग टू फेल क्यों होते हैं। सो दिस आर द रीजंस, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज NARCL इमर्जेस एज द हाईएस्ट बिडर फॉर SREI श्रेय विथ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज, एक्चुअली ये 55,555 करोड़ है। ठीक है, तो इसने जो NARCL है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इसमें कि एक्चुअली होता क्या है। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा वीडियो रुक गया था बीच में ही। ओके, तो फिर ये NARCL के अकॉर्डिंग जो है, NARCL मैं एक्सप्लेन करूँगा कि है क्या
ये दिस अमाउंट विल बी 5555 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो NARCL बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो आप देख सकते हैं ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पे आता है लिमिटेड। तो अभी हाल फिलहाल जो है दो फाइनेंस कंपनीज को ऑक्शन किया जा रहा था, जो इसका जो श्री ग्रुप का कंपनी है, ये बेसिकली NPA हो गया था, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर डूब गया था ये कंपनी फिर 2000 अक्टूबर 2021 में ही, हाँ, ये चला गया था रिजोल्यूशन के लिए। तो श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है एक कंपनी, और इसी का ग्रुप कंपनी है श्री इक्विपमेंट, हाँ, श्री इक्विपमेंट फाइनेंस। तो ये दो कंपनी को है ऑक्शन किया जा रहा था। तो NARCL के पहले बारे में जान जाते हैं। NARCL ये जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है यूनियन बजट 2021 में, हाँ, अनाउंस किया था कि वो फॉर्म करेगा ARC और AMC स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। ARC मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हाँ, जिसमें कि दो एंटिटी रहेगा इसमें, हाँ, टू एंटिटीज मिल करके इसको फॉर्म करेगा। दो एंटिटी कौन कौन होगा? पहला होगा NARCL मतलब कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और दूसरा कौन होगा? दूसरा एंटिटी है IDRCL, दैट इज इंडिया डेप्थ रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। D से डेप्थ, R से रिजोल्यूशन, C से कंपनी, डेप्थ रिजोल्यूशन। ठीक है, इंडिया डेप्थ रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये दोनों क्या मिल करके क्या करेगा? रिजॉल्व करेगा क्या? NPA को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। NPA क्या है? अगर 90 डेज से ज्यादा कोई भी एंटिटी, कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन, हाँ, नहीं पे करता है उसका प्रिंसिपल या फिर इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट रेट, तो फिर उस लोन को NPA डिक्लेयर किया जाता है। 0 से 30 डेज में SMA 0 होता है। ठीक है, मतलब 30 से 60 SMA 1, और 60 से 90 SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट बोलते हैं SMA 2। और उसके बाद 90 से ज़्यादा डेज हो गए तो इसे NPA डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद आता है डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, हाँ, और उसके बाद लॉस एसेट्स हो जाता है। ये डाउटफुल 3 3 साल तक के लिए होता है, 3 इयर्स, और फिर उसके बाद लॉस एसेट्स, मतलब कि लॉस हो गया। तो जब NPA होता है, हाँ, 90 डेज से ज़्यादा हो गया, तो फिर ये चला जाता है। अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो फिर उसका कंपनी को रिजॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए NARCL एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और IDRCL को फॉर्म किया गया था। NARCL कब इनकॉर्पोरेट हुआ? 2021 में, जुलाई 2021 में, हाँ। और इसमें जो मेजॉरिटी स्टेक है NARCL का, ओनर कौन है? 51% जो है शेयर्स जो है इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओन करता है इसमें, जिसमें कि स्पॉन्सर्ड बैंक है कैनरा बैंक। और ये NARCL बेसिकली रजिस्टर्ड है RBI के साथ, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम करेगा, क्योंकि इसमें नाम ही में छुपा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC। ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम करता है अंडर सरफेसी एक्ट, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ठीक, इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन इज करनाम शेखर, करनाम KRNAM SEKAR, करनाम शेखर इज द चेयरमैन, और इसका MD कौन है? MD इज PM नायर। ठीक, तो NARCL का बेसिकली काम है कि जब भी कोई लोन अमाउंट स्ट्रेस्ड हो जाए, मतलब NPA हो जाए जैसे, हाँ, स्ट्रेस्ड, हाँ, तो लोन को क्या होता है? एसेट्स होता है ना बैंक का, क्योंकि वो पैसे कमा के देता है बैंक को। तो कोई भी एसेट्स अगर बैंक का स्ट्रेस हो जाता है, और इस लॉस मतलब इस NPA वाले लोन के लिए अगर बैंक ने प्रोविजन कर रखा है, हाँ, तो फिर NARCL जो है वो ऑफर करेगा, जो लीड बैंक होगा, लोन देने वाला बैंक जो होगा, उसको NARCL जो है ऑफर करेगा, हाँ, कि आप मुझे ये लोन बेच दो, हाँ। ये जो बैड लोन है, बैड लोन इसे बोलते हैं, बैड लोन बैंक का, बैंक्स जो है वो NARCL को बेच सकता है, हाँ। और अगर ये एक्सेप्ट कर लिया ऑफर और ये इसे बेच दिया, उसके बाद NARCL जो है IDRCL के साथ मिल करके, हाँ, वो रिजॉल्व करेगा,
रिकंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब या फिर हो सकता है कि जो कंपनी जो डूब गया है उसमें अपना मैनेजमेंट को बिठा दे, फिर से कंपनी को स्टार्ट करे, या फिर हो सकता है पूरा कंपनी को सेल ऑफ कर दे। हाँ, तो ये सारा काम जो भी है रिकंस्ट्रक्शन का, ये NARCL और IDRCL मिल करके करेगा। दोनों में जो है प्रोफेशनल्स रहते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल रहते हैं, और ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो अभी जस्ट हाल फिलहाल जो है ये न्यूज़ इसलिए लिया कि श्रेय ग्रुप का जो कंपनीज है, ये दो कंपनीज, इसके लिए जो है NARCL जो है बिड किया है। हाँ, ये बैड लोन है एक तरह का बैंकों के लिए, बहुत सारे बैंक्स का लोन है इसमें। कंसोर्शियम, कंसोर्शियम वर्ड यूज होता है, कंसोर्शियम, जैसे कोई टर्म लोन बहुत सारे बैंक्स मिल करके, SBI है, इंडियन ओवरसीज बैंक है। इस वाले लोन में श्रेय में बहुत सारे बैंक हैं, SBI इन्वॉल्व है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, फिर पंजाब एंड सिंध बैंक है, हाँ, और यूको बैंक है। देर आर फ्यू मोर बैंक्स जो कि इन्वॉल्व है। तो इसमें कोई एक लीड बैंक होता है, जैसे मान लीजिए SBI लीड बैंक है, जिसका सबसे ज़्यादा, मान लीजिए 100 करोड़ का लोन दिया है, तो सबसे ज़्यादा मान लीजिए कि इसमें 30 करोड़ जो है SBI ने दिया है, बाद बाकी ने 5, 5, 10 ऐसे दिया है। तो जो सबसे ज़्यादा लोन देता है उसे लीड बैंक माना जाता है कि दिस इज अ लीड बैंक इस, और ये सारे बैंक्स मिल करके लोन दे रहे हैं, इसलिए इसे कंसोर्शियम बैंकिंग बोलते हैं। बैंकिंग बहुत सारा होता है, सोल बैंकिंग मतलब अकेला कोई बैंक लोन दे रहा है, उसके मल्टीपल बैंकिंग होता है, बहुत सारे बैंक्स रहते हैं, और एक होता है कंसोर्शियम बैंकिंग, मतलब एक पर्टिकुलर लोन जो है बहुत सारे बैंक्स मिल करके दे रहे हैं। तो ये कंसोर्शियम बैंकिंग अगर है तो फिर इसमें से लीड बैंक होता है। तो NARCL जो है ऑफर किया इस लीड बैंक को कि आप मुझे ये वाले बैड लोन बेच दो, बदले में ये इसे पैसे दे देगा NARCL पर, और फिर उस बैड लोन को ये NARCL रिकंस्ट्रक्ट करके वसूलेगा। तो NARCL bid includes upfront cash of 3,000 crore and issuance of optional convertible bonds worth to be 6,000 crore। मतलब कि ये ऑफर कर रहा है NARCL इस लोन को खरीदने के लिए, बैड लोन्स को खरीदने के लिए। तो एक तरह से NARCL को बैड बैंक भी बोलते हैं, बिकॉज ये बैड लोन्स को खरीदता है। तो आई होप आपको बहुत सारे कंसेप्ट इसमें पता चलेगा होगा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी AMC क्या है, मैनेजमेंट कंपनीज क्या है, NARCL IDRCL क्या है, सरफेसी एक्ट हो गया, उसके बाद जो चेयरमैन है MD है, और किस तरह से स्ट्रेस्ड एसेट्स को खरीदते हैं NARCL के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू कैबिनेट अप्रूव्स 1977 करोड़ फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा था कि हमें जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है, तो फिर ये बेसिकली हाइड्रोजन जनरेट करने का तरीका है बट यूजिंग ग्रीन एनर्जी, हाँ, तो बिना पोल्यूशन क्रिएट किए। तो इस मिशन का, ये मिशन जो है बेसिकली मिनिस्ट्री के अंदर, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। और इसका आउटले कितना है? 19,744 करोड़ रुपीस, जिसमें कि साइट डेवलपमेंट के लिए, जहां पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके लिए सेट असाइड किया गया 17,490 करोड़। हाँ, अगर बात करें पायलट प्रोजेक्ट इसमें फिर इनिशिएट किया जाएगा टेस्टिंग के लिए, तो उसमें 1466 करोड़ इसमें चला जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का में इसमें अराउंड 400 करोड़ रुपीस खर्च होगा, और अदर कोई कंपोनेंट अगर लाना है, खरीदना है, तो इसके लिए अराउंड 388 करोड़ रुपीस खर्च होगा। तो टोटल हो गया 19,744 करोड़ रुपीस। तो एम क्या है? एम बेसिकली इसका ये है कि प्रोड्यूस करना है, प्रमोट करना है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, GH2 बोल देते हैं हाइड्रोजन। ये 5 मिलियन टन्स 5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम, हाँ, पर एनम प्रोड्यूस करना है। तो इसे बेनिफिट क्या होगा अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं? क्या बेनिफिट होगा? ऑफ कोर्स ये सबसे पहले तो इससे जो फॉसिल फ्यूल है, हाँ, जो कि कार्बन एमिशन करता है, फॉसिल फ्यूल का डिमांड कम हो जाएगा, राइट। फॉसिल फ्यूल का डिमांड कम होगा। दूसरा कि हमारा जो है एक्सपोर्ट, जो है एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ये बढ़ सकता है, राइट। एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं, एक तरह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में मदद करेगा। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज है जो यूज़ करता है, जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज कोल यूज़ करते हैं, हाँ, तो ये अब कोल यूज नहीं यूज़ करके ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा? तो डीकार्बनाइजेशन हम बोल सकते हैं, डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो जाएगा। हाँ, मोबिलिटीज़ है, जैसे बसेस वगैरह चल रहे हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर चल सकते हैं। एनर्जी सेक्टर्स है वो सर, वो उसमें डिकार्बनाइजेशन हो कर सकते हैं। जो हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, हाँ, इंपोर्ट करते हैं हम लोग कोल, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, डीजल,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो क्रूड ऑयल, तो ये इंपोर्ट कम हो जाएगा, राइट। और ऑफ कोर्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगा, इट विल हेल्प इन क्रिएशन ऑफ द जॉब्स। अराउंड एस्टिमेट किया गया है कि 6 लाख, हाँ 6 लाख जॉब्स क्रिएट हो जाएगा बाई 2030, अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो। द इनिशियल टारगेट इज टू प्रोड्यूस 5 मिलियन टन्स ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली। नेक्स्ट चलते हैं, सेटबैक्स फॉर गूगल एज NCLAT refuses to pass interim stay on Competition Commission of India antitrust ruling। तो एक्चुअली ये क्या है, NCLAT क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो गूगल जो है के ऊपर पेनल्टी फाइन किया गया था बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कितने का, ₹1337.76 करोड़ रुपीस का। कब, लास्ट ये अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर 2021 में गूगल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि वो अपना डोमिनेंट पोजीशन का फ़ायदा उठा रहा है। कैसे फ़ायदा उठा रहा है, तो वो क्या करता था, गूगल जो है मैंडेटरी कर दिया था, हाँ सारे एंड्रॉयड डिवाइस जो है उसके ऊपर जो है गूगल मोबाइल सूट, जो जिसे हम लोग GMS बोलते हैं, गूगल मोबाइल सूट, हाँ ये एक तरह का मल्टीपल एप्लीकेशंस है, मोबाइल एप्लीकेशंस है, हाँ मोबाइल एप्लीकेशंस, जैसे कि हम लोग ऐप जो इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो मैंडेटरी ऐप इंस्टॉल कर देता था गूगल, हाँ मोबाइल्स में। और ये ऐप्स इंस्टॉल जो रहता है, इसे अनस्टॉल नहीं कर सकते हैं हम लोग। एक बार हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल खरीद लिए उसका, तो इसे हम अनस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह का जो, और ये कंपलसरी कर दिया था, जो भी एंड्रॉयड रिटेलर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, डिवाइस जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको कंपलसरी उनको बोला था कि आपको इंस्टॉल करना होगा, और इसको कोई अनस्टॉल नहीं कर पाएगा एक बार इंस्टॉल हो गया तो। मतलब अगर कस्टमर्स खरीद लिए तो अनस्टॉल नहीं कर सकते हैं, तो हमें यूज़ करना ही करना है बाय फोर्स। तो इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ये गूगल ने अपने डोमिनेंट पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया है, मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम जो है एंड्रॉयड का, उसमें अपना पावर दिखा के। तो गूगल जो है इसके फिर बोला गया कि आपको 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, हाँ जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस है आप उससे जो है अनस्टॉल करिए जो भी प्रीलोडेड ऐप्स है आपके द्वारा किया हुआ। तो इसलिए गूगल को NCLAT के पास जाना पड़ा था, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। कोई भी कंपनी से रिलेटेड केस होता है ना, तो NCLAT के पास जाता है, हाँ। तो पर इसने फिर रिफ्यूज कर दिया जो भी ऑर्डर दिया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, हाँ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है हेल्दी कंपटीशन में बनाए रखना मार्केट में, ताकि जो आम जनता है उसका कोई कंपनी फायदा ना उठा सके। NCLAT क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाँ NCLT भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये एक तरह का क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, एक तरह का जुडिशियल बॉडी है, हाँ। मतलब कि ये अपना सजा सुना सकता है, कोई सिविल कोर्ट में कंपनी से रिलेटेड केस नहीं जा सकता है, इसी के पास जाना होता है। तो ये कंपनी, ये फॉर्म्ड हुआ था जून 2000, NCLT फॉर्म हुआ था जून 2016 में, हाँ। और ये अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग में ये स्टेब्लिश हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है 15 NCLT का बेंच चलाता है, क्योंकि एक जुडिशियल बॉडी है, तो फिर बेंच रहा है इसका, जो 15 जगह पे है, जैसे कि इलाहाबाद में है, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई, कटक, इंदौर, जयपुर, गुवाहाटी में, कोलकाता में, ये सब 15 जगह पे है। तो सारे केसेस, कोई भी केस है, जैसे कि किसी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना है, जैसे हम पिछला ये में बता रहे थे, रिकंस्ट्रक्शन कराना है, या फिर आर्बिट्रेशन का केस है, हाँ, या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है कोई कंपनी, हाँ कॉम्प्रोमाइज़ रिलेटेड, या फिर कंपनी को बेचना है, ओवरऑल वाइंड अप करना है, ख़त्म, बेच बाच के ख़त्म करना है, वाइंड अप करना है, तो फिर ये सारे केस जो है ये जाते हैं NCLT के पास, क्योंकि ये कोई सिविल कोर्ट इसको नहीं सुन सकता है। इनिशियली जो है क्या बोलते, कंपटीशन एक्ट आया था, कंपटीशन एक्ट 2002 आया था। इसके बाद आया कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट, हाँ कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 2007 है। इसी को अमेंड करने के लिए कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट आया, और इसी से फॉर्म हुआ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि मार्केट में हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करने के लिए आया है। दो चीज़ फॉर्म हुआ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल आया, दो चीज़ बना इससे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया तो अभी भी है, और कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल रिप्लेस हो गया किससे, NCLAT से, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये वही वाला NCLAT है, और ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये वाला है, ठीक है।
तो इस एक्ट के तहत ये दोनों का जन्म हुआ और ये अभी भी है, ये रिप्लेस कर दिए गए एनसीएलटी के द्वारा। तो अभी गूगल ने 3 मंथ का, तो ये टाइम पीरियड अब खत्म हो गया है, 3 मंथ्स ऑलमोस्ट। हाँ, तो अभी और 2 वीक के बाद फिर ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, मतलब जनवरी 19 में फिर से सुनवाई होगा। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि गूगल अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा नेक्स्ट। हाँ, जनवरी 19 को 3 मंथ का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो इसको जाना ही पड़ेगा। या तो ये करे या फिर ये फाइन दे दे 13,000, दैट इज 1,337 करोड़ का, या तो गूगल को फाइन पे कर दे और जो भी मोबाइल एंड्रॉयड सिस्टम में जो भी अनस्टॉलिंग ऐप है, प्रीलोडेड है, उसको हटा दे। ये दो काम नहीं तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंडेटरी प्री इंस्टॉल कर रहा था अपना गूगल मोबाइल सूट अंडर मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट के तहत। हाँ, तो ये था। तो एनसीएलटी डायरेक्ट डिपॉजिट्स ऑफ 10% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट ऑफ रुपीज 13,367 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट चलते हैं, आरबीआई लिफ्ट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन रिकवरी वाया आउटसोर्सिंग। तो ये क्या आउटसोर्सिंग मतलब, कोई थर्ड पार्टी को दे दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप रिकवर करो। अगर कोई, जैसे कोई लोन लिया है और कोई बंदा लोन लिया है, हाँ, और वो लोन का इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट जो भी इंस्टॉलमेंट है वो नहीं रिपे कर रहा है, तो बैंक क्या करता है, बैंक इसे रिकवर करता है, जाता है उससे पैसे रिकवर करता है कि यार दे दो मेरे पैसे। अगर ये बैंक रिकवर, कोई कोई बैंक जो है खुद से नहीं जाता, वो थर्ड पार्टी को बोलता है एक काम करो भाई, तू ये बोलता है तू मेरे बदले, ये बंदा इस बैंक के बदले जाएगा और रिकवर करेगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है, ये एक बार क्या हुआ, अभी लास्ट ईयर का ही बात है, कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, ये लोन दिया था, जैसे ट्रैक्टर लोन दिया था एक बंदे को। ये कहानी है हजारीबाग का, इन झारखंड। हाँ, जीएच के झारखंड का बात है, कि एक ट्रैक्टर, आई थिंक ट्रैक्टर लोन दिया था और उसके बदले ट्रैक्टर खरीदा था, और फिर रिकवरी के लिए जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने थर्ड पार्टी को भेज दिया। हाँ, मतलब कि ये खुद से अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं भेजते हैं, आउटसोर्स कर देते कि ये लोग रिकवरी करेंगे। तो ये थर्ड पार्टी गया रिकवर करने, और रिकवर में समय क्या हुआ कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी। हाँ, वो अ, नहीं ले जाने दे रही थी ट्रैक्टर का। हाँ, ट्रैक्टर उठा कर ले जा रहा था पर ये नहीं ले जाने दे रही थी, और ये गलती से क्या हुआ कि ये ट्रैक्टर इसके ऊपर चढ़ गया एंड सी डाइड, दैट प्रेग्नेंट लेडी डाइड। तो ये बहुत बड़ा इशू हो गया था। तभी आरबीआई ने जो है सितंबर, आई थिंक ये सितंबर 2022 का बात है, हाँ 22 सितंबर 2022, क्योंकि 22 आता है तो मुझे याद है। तो उस समय आरबीआई ने डायरेक्ट किया था कि तुरंत ही महिंद्रा महिंद्रा सीज कर दे कोई भी इस टाइप का रिकवरी का प्रोसेस एक्टिविटी, जो कि आउटसोर्स है, नहीं करा सकता, इसे डायरेक्ट खुद से जाना पड़ेगा, ना कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करेगा। तो ये इसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट लगा दिया था। लेकिन अभी जो है, जब कंपनी ने सबमिट किया, हाँ, कि बताया कि हाँ अब वो कमिट किया कि हाँ वो अपना जो रिकवरी प्रोसेस है उसे स्ट्रेंथन करेगा, जो भी गलती हुआ वो नहीं होगा, जो आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट है उसको सही करेगा, जैसे ये कंपनी को हायर किया था तो उसका हायर करने का प्रोसेस को थोड़ा टाइट कर बनाएगा, हाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा ताकि इस टाइप का कोई दुर्घटना ना हो। तब जाकर के आरबीआई ने जो है अपलिफ्ट कर दिया ये रेस्ट्रिक्शंस, हाँ, जिसमें कि महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज जो है अब रिकवर कर सकता है वाया थर्ड पार्टी कलेक्टिंग एजेंट्स, पर कुछ शर्त के साथ कि वो अपने जो ऑन बोर्ड कर रहा है थर्ड पार्टी को एज एजेंट, उसको प्रोसेस को टाइट करेगा, जो आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट है उसको सही करेगा, रिकवरी प्रैक्टिसेस को एथिकल बनाएगा, तभी इन शर्तों को मानने के बाद ही उसको लिफ्ट किया गया है। तो ये न्यूज़ लेने का बस इसलिए मतलब था कि बताना चाहते कि चैलेंजेस क्या है, कि ग्राउंड लेवल पे ऐसा भी होता है कि रिकवरी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम में अगर कुछ चेंजेस लाना है तो ग्राउंड लेवल पे तो रिकवरी को भी देखा जाए, हाँ उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, ताकि आम जनता को कोई भी दिक्कत ना हो। ये नहीं कि पैसे लोन दे दिए तो रिकवर करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक कोई चला जाएगा। सो दिस वॉज द ओनली थिंग कि ये दिखाना चाहते थे कि हाँ ये एक चैलेंज है बैंकिंग सिस्टम के लिए रिकवरी भी। तो द आरबीआई हैज लिफ्टेड रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस ऑन रिकवरी ऑपरेशंस वाया थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा न्यूज़ से, एंड मैं हमें चाहूँगा हमेशा कि कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आए न्यूज़ के द्वारा जिससे कि आप सीखो। बिल्कुल, तो कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। गुड बाय।